टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ेंगे अपन। इसमें फर्स्ट है कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स। कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर में क्या आता है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी आर फॉर्म्ड बाय कंज्यूमर बिलोंगिंग्स टू द मिडिल एंड लो इनकम ग्रुप्स। इसमें कंज्यूमर की जो बिलोंगिंग, जो नीड की चीज़ें रहती हैं ना कंज्यूमर्स की, वो सब इसमें रहता है मिडिल और लो इनकम वालों के लिए। जो मिडिल इनकम, जिनका लो और मिडिल इनकम रहता है, वैसे लोगों के लिए कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज रहते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है, दे सीक टू एंश्योर स्टडी सप्लाई, मतलब रेगुलर सप्लाई ऑफ प्योर एंड अनएडल्ट्रेटेड कंज्यूमर गुड्स। अनएडल्ट्रेटेड मतलब मिलावटी वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, मिलावटी सामान नहीं होना चाहिए। कंज्यूमर गुड्स सच एज प्रोविजन, टेक्सटाइल्स, ठीक है, स्टेशनरी आर्टिकल एक्सेट्रा। द परचेज इन बल्क डायरेक्टली फ्रॉम द वेयर हाउस एट होलसेल प्राइस एंड सेल दैम इन स्मॉल क्वान्टिटीज टू मेंबर्स एंड ऑल्सो टू नॉन मेंबर्स एट रिटेल मार्केट प्राइस। दे सेल गुड्स ओनली फॉर कैश। अब इसमें सिर्फ गुड्स कैश में ही बेचते हैं, क्रेडिट में नहीं बेचते। अब इसमें क्या रहता है, ये डायरेक्ट वेयर हाउस से खरीदते हैं, ठीक है ना। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले डायरेक्ट वेयर हाउस से खरीदेंगे सामान और फिर उसको छोटे छोटे क्वांटिटीज़ में कंज्यूमर को बेचेंगे कम दाम में, ठीक है ना। इसमें कौन से आइटम्स होते हैं, कंज्यूमर के जो बिलोंगिंग्स होते हैं उनको वैसे आइटम्स होते हैं। ये हो गया कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब अपना है प्रोसीजर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी और इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या आता है, दिस सोसाइटी आर फॉर्म बाय स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स, producers, artisans and craftsmen to undertake small scales and cottage industries on cooperative basis. Weaver cooperative society are example of। अब इसमें क्या रहता है, जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ये उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी रहती है, ठीक है ना। स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हो गए, प्रोड्यूसर हो गए, आर्टिजन या क्राफ्टमैनशिप हो गए, ठीक है ना, जो चीज़ें बनाते हैं छोटे मोटे। टू अंडरटेक स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, छोटे मोटे कॉटेज इंडस्ट्री जिसमें वो जो वर्क करते हैं, जैसे वीवर्स हो गए, वीवर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया। दिस सोसाइटी ट्राई टू एलिमिनेट बिग कैपिटलिस्ट फ्रॉम द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये सोसाइटी क्यों इस्टेब्लिश करते हैं, ताकि जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट, जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ होती हैं उसको वही एलिमिनेट करें और छोटे छोटे स्तर पे काम मिले। तो जो छोटे छोटे जैसे जो काम करते हैं सबको ऐसे रोज़गार मिलेगा, ठीक है ना। दे अंडरटेक प्रोडक्शन फॉर द बेनिफिट ऑफ मेंबर्स एंड नॉन मेंबर्स। ये हो गया। फिर है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्रेडिट इसमें क्या आता है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर दोज दैट आर फॉर्म टू प्रोवाइड चीप क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू मेंबर। अब इसमें चीज क्रेडिट चीप, ठीक है, मतलब कम दामों में क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं मेंबर्स को। ये ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, ठीक है ना। क्रेडिट मतलब उनके मतलब पैसे से मदद करना, ठीक है ना। हिंदू नागरिक बैंक हो गया, सरस्वत बैंक हो गया, अदर इन न्यूमरस नंबर आर वर्किंग इन द दिस फील्ड। ये छोटे मोटे बैंक्स होते हैं, ठीक है ना, जो क्या करते हैं, क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, पैसे प्रोवाइड करते हैं। फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसको एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बोला जाता है और प्राइमरी सोसाइटीज़ भी बोला जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या है, दे आर फॉर्म्ड इन विलेज टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फाइनेंस टू द एग्रीकल्चरिस्ट। ये विलेज में ऐसे सोसाइटीज़ होते हैं जो एग्रीकल्चर जो किसान होते हैं उनको शॉर्ट टर्म फाइनेंस के प्रोवाइड करने के लिए सोसाइटी फॉर्म की जाती है, ठीक है ना। द फंड रेज्ड बाय देम आर यूज्ड फॉर ग्रांटिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंस। जो भी फंड्स इनको मिलता है वो उससे क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंस, मतलब ये फाइनेंस करते हैं, पैसे देते हैं किसानों को, टू मेंबर्स फॉर वेरियस प्रोडक्टिव एंड नॉन प्रोडक्टिव पर्पस के लिए। फिर है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में क्या आता है, सब सोसाइटीज़ आर फॉर्म टू हेल्प स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स। अब ये किसको हेल्प करते हैं, स्मॉल प्रोड्यूसर्स को उनके गुड्स को बेचने में हेल्प करते हैं। ऐसे मार्केटिंग वाले जो होते हैं, जो छोटे मोटे प्रोड्यूसर है जिनके गुड्स नहीं बिक पाते हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा साधन नहीं रहता एडवर्टाइज़ करने का, तो ये मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी उनको हेल्प करता है उनके गुड्स को बेचने में। द सोसाइटी एम टू एलिमिनेट मिडिल मैन एंड इम्प्रूव कॉम्पिटिशन पोजिशन ऑफ इट्स मेंबर बाय सिक्योरिंग अ फेवरेबल मार्केट। उनके लिए कंपटीशन ये सब कम करके उनके लिए सिक्योर क्या बनाता है, एक फेवरेबल मार्केट बनाता है जहाँ आपको अपना गुड्स बेच सकें। लास्ट है हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। दे आर फॉर्म्ड इन द अर्बन एरियाज वेयर हाउसिंग प्रॉब्लम इज एक्यूट फॉर पुअर एंड मिडिल क्लास पीपल। जैसे हाउसिंग बोर्ड का देखा होगा ना, जैसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स लेके आती है, छोटे छोटे घर बनाती है हाउसिंग बोर्ड्स के, ऐसे इसको बोलते हैं हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें क्या रहता है, अर्बन एरिया में, बड़े सिटी शहर इलाके में जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। देयर एम इज टू प्रोवाइड रेजिडेंशियल एकोमोडेशन टू इट्स मेंबर आइदर ऑन ओनरशिप बेस और ऑन रेंटल बेस, या तो ओनरशिप बेसिस में या तो रेंटल बेसिस में, पर सबको घर मिले।
ये इनका एम रहता है, ठीक है। तो ये अपना हो गया टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, यहाँ पे ख़त्म। अब नेक्स्ट अपना स्टार्ट करेंगे अपन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। अब ये कंपनी है जो अच्छी बड़ी होती है और ये मेन इसमें रहता है हर चीज़। अब मीनिंग में क्या देखेंगे, अ कंपनी इज़ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटी। कंपनी क्या, एसोसिएशन मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन है, एसोसिएशन है पर्सनस का, फॉर्म्ड फॉर कैरिंग, क्यों किस लिए बना है, कैरी करने के लिए, आउट बिजनेस एक्टिविटीज़ को, एंड हैज़ अ लीगल स्टेटस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर। और इनका कैसा स्टेटस होता है, लीगल स्टेटस होता है इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर। और वो अपने मेंबर्स, कंपनी अलग रहती है और उसके मेंबर्स भी बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं होते हैं, वही बोल रहा है, लीगल स्टेटस होता है और इंडिपेंडेंट होते हैं अपने मेंबर से। इट डोनेट्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु आर एसोसिएट्स फ्रॉम एनी लॉफुल कॉमन ऑब्जेक्ट। द कैपिटल ऑफ फिर यहाँ से करना है इसको, द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इंटू स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड शेयर। अब कैपिटल जो भी रहती है बड़ी, देखो कोई भी कंपनी की जो कैपिटल होती है उसको वो केस में डिवाइड रहती है, वो छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड रहती है, उस यूनिट्स को क्या बोला जाता है, शेयर बोला जाता है। एंड द होल्डर इज नोन एज शेयर होल्डर, उस होल्डर को क्या बोला जाता है, शेयर होल्डर बोला जाता है। देयर लाइबिलिटी इज लिमिटेड, और शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी कैसी रहती है, लिमिटेड रहती है। अब इसमें डेफिनेशन फर्स्ट अपनी आएगी, किसकी डेफिनेशन लेना है, अ कंपनी इज अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैनी पर्सन हु कंट्रीब्यूट मनी वर्थ टू अ कॉमन स्टॉक एंड एम्प्लॉय। यहीं से कर लो, ये रहने दो इसको, सिंपल अगर करना है तो ये छोटा वाला कर लेना। अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन यूनाइटेड फॉर कॉमन ऑब्जेक्ट, जस्टिस जेम्स की छोटी सी डेफिनेशन। और फिर और इतनी सारी डेफिनेशन दी है। अब ये देखो, ये अकाउंटिंग एक्ट के तहत अब इसकी क्या डेफिनेशन है, ये अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म एंड रजिस्टर अंडर दिस एक्ट। कंपनी जो फॉर्म होती है रजिस्टर होती है एक्ट के तहत, इस एक्ट के तहत। एन एग्जिस्टिंग कंपनी, ठीक है, एन एग्जिस्टिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर अंडर एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ, डेट इज इंडियन कंपनीज एक्ट 1866 और 1882 एंड 1993। वो डेफिनेशन ठीक है, इसको रहने दो। अब अपन कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं कंपनी के, ठीक है। इसमें अपना फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेटेड मतलब क्या है, रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे पार्टनरशिप में ये सब में क्या था, कंपलसरी नहीं था, बट इन केस ऑफ कंपनी इट्स रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। इनकॉर्पोरेटेड मीन्स रजिस्टर्ड कराना, ठीक है ना। इट इज़ कंपलसरी अकॉर्डिंग टू द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 टू रजिस्टर अ ज्वाइनिंग स्टॉक कंपनी। इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के तहत कंपनी को रजिस्टर करना बहुत ज़रूरी है। द कंपनी इज रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज, और जो भी कंपनीज के रजिस्ट्रार रहते हैं उन लोग कंपनी को रजिस्टर करवाते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स कंपनी को बिल्कुल एक इंसान की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। अब ह्यूमन बीइंग तो हो नहीं सकता क्योंकि उसमें जान नहीं है, पर उसको बिल्कुल एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, जिसको कौन बनाता है, लॉ बनाता है। इट इज़ क्रिएटेड बाय लीगल प्रोसेस एंड नॉट बाय नेचुरल बर्थ। इसको लीगल प्रोसेस से एक इंसान बना जाता है, मतलब ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन बना जाता है, बर्थ से नहीं रहता। इट हैज़ इट ओन इंडिपेंडेंट लीगल पर्सनैलिटी। उसकी इंडिपेंडेंट लीगल पर्सनैलिटी मीन्स क्या है, वो उसको कंपनी को हर चीज़ में, मतलब वो कंपनी अपने नाम पे कुछ भी चीज़, कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकता है, कुछ भी चीज़ बेच सकता है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है, ठीक है ना। कौन, कंपनी अपने खुद के नाम में, मेंबर्स के नाम में नहीं, कंपनी का खुद का अलग नाम होता है, और कंपनी और इसके मेंबर दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा ना, इंडिपेंडेंट लीगल पर्सनैलिटी होती है किसी भी कंपनी की। वो किसी भी एसेट्स को खरीद सकता है, बेच सकता है, प्रॉपर्टी खरीद सकता है, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है। समझ में आया ना, कंपनी अपने नाम पे, और कंपनी को अपने नाम में मतलब अब दिखाएंगे कैसे कि ये कंपनी का है, तो कंपनी के नाम पे कॉमन सील होती है, ये पॉइंट्स में है, वो 5th पॉइंट में बताया गया है। अब कोई आर्टिफिशियल पर्सन है, जो ह्यूमन पर्सन है, वो तो साइन कर देगा अपना हक बताने के लिए, पर कंपनी कैसे बताएगी, कंपनी के पास एक कॉमन सील होता है, ठप्पा। जैसे जो भी चीज़ उस कंपनी का उसने खरीदा बेचा जो भी किया, तो वहाँ पे एक ठप्पा लग जाता है कि ये इस कंपनी को बिलोंग करता है, तो एक कॉमन सील होता है, ठीक है ना, जो ऑफिशियल सिग्नेचर होता है उस कंपनी का। फिर है क्रिएटेड बाय लॉ, कंपनी को कौन बनाता है, ये लॉ से बनता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ फॉर्म्ड बाय इट्स इन कॉर्पोरेशन, वंस इट इज़ रजिस्टर्ड इट हैज़ टू फॉलो इंडियन कंपनीज। एक बार वो रजिस्टर हो गई, इनकॉर्पोरेटेड हो गई, फिर उसको इंडियन कंपनीज एक्ट को बिल्कुल फॉलो करना पड़ता है। सेपरेट नेम होता है, एवरी जॉइंट स्टॉक कंपनी मस्ट हैव अ सेपरेट नेम विच मस्ट बी
displayed outside the place of business. उसका एक सेपरेट नाम होता है जिसको डिस्प्ले किया जाता है. इट शुड ऑल्सो बी डिस्प्लेज ऑन ऑल द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी. और जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें भी उस नाम को दिखाया जाता है. कॉमन सील में बता चुकी हूँ, ठीक है ना. फिर क्या है सेपरेट लीगल स्टेटस. सेपरेट लीगल स्टेटस मीन्स क्या होता है, द कंपनी हैज़ एन इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस. इंडिपेंडेंट खुद का उसका एक लीगल स्टेटस होगा. इट इज़ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स मेंबर. मैंने वही बताया था, इसमें कंपनी का एक अलग ही लीगल स्टेटस है और मेंबर्स का अलग स्टेटस है. बिल्कुल दोनों को अलग अलग ट्रीट किया गया, एक नहीं माना गया है. पार्टनरशिप में क्या था, पार्टनर्स को और फर्म को दोनों को क्या माना गया था, एक माना गया था. पर इसमें ऐसा नहीं, अलग अलग है, ठीक है ना. परपेचुअल सक्सेशन मीन्स क्या होता है, साल बाय साल कंपनी चलती जाएगी. किसी भी मेंबर के डेथ से, इंसॉल्वेंसी से कंपनी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. कंपनी साल बाय साल चलती जाएगी, ये होता है परपेचुअल सक्सेशन का मतलब, ठीक है ना. नेक्स्ट क्या है लिमिटेड लाइबिलिटी. अब लाइबिलिटी लिमिट, जाहिर सी बात है कंपनी पूरी अलग है और मेंबर्स को बिल्कुल अलग ट्रीट किया गया है. भले उस कंपनी के मेंबर है पर दोनों को अलग अलग ट्रीट किया गया है. कंपनी अपने नाम में खुद ही हर चीज़ खरीद सकती है, बेच सकती है. तो लाइबिलिटीज़ भी कैसी रहती है इसमें, मेंबर्स की लिमिटेड रहती है. मतलब जितना शेयर मेंबर्स ने खरीदा होगा, जितने शेयर्स के लिए वो शेयर होल्डर रहेंगे, वो सिर्फ उतने तक का ही वो लाइबिलिटी पे करने के लिए बाधित है, ठीक है ना. बस उतना ही वो लाइबिलिटी पे करेंगे, उससे ज़्यादा वो प्ले बिल्कुल नहीं करेंगे. वही बोल रहे हैं, द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड अप टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर और अप टू द अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर. मतलब जितना शेयर उन्हें खरीदा है उतने के लिए ही वो पैसे देने के लिए लायबल होते हैं. लार्ज कैपिटल होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी में, क्या रहता है, बहुत बड़ा कैपिटल फाइनेंस रहता है इसमें. मतलब पब्लिक को भी अपने मतलब बुलाया जाता है कि आओ हमारे आप कंपनी में इन्वेस्ट करो. तो इनके कैपिटल कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं. फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं इसमें. तो कम से कम इसके 6-7 पॉइंट्स कर लेना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी में, ठीक है ना. हो गया. अब देखो, अब कंपनीज भी कितने टाइप्स की होती हैं, ये टाइप्स बताया गया है. कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन. अगर इनकॉर्पोरेशन के बेसिस में देखा जाए तो एक होता है चार्टर्ड कंपनी. चार्टर्ड कंपनी में क्या होता है, इज क्रिएटेड अंडर अ रॉयल चार्टर बाय द हेड ऑफ द स्टेट दैट इज किंग और अ क्वीन. ये रॉयल चार्टर्ड क्या को जब बनाया जाता है, ये ऐसा वाला तो ज़्यादा रहता नहीं है, ठीक है ना. ठीक है. सच कंपनीज आर नॉट फाउंड इन इंडिया. इंडिया में ऐसी कंपनीज नहीं होती. ये ऐसी कंपनीज कहाँ होती है, ईस्ट इंडियन कंपनी, चार्टर्ड बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये सब. फिर होता है स्टेचुरी कंपनीज में क्या होता है, इट्स रजिस्टर्ड अंडर ए स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. ये स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत इसको रजिस्टर कराया जाता है. जैसे कि एग्जांपल्स देख लो, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एयर इंडिया, ये ऐसी कंपनीज होती हैं. अब रजिस्टर्ड कंपनी मीन्स इट्स रजिस्टर विथ अ रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी. अब ये जो कंपनीज होती है जो आमतौर पर ज़्यादा चलती हैं, ठीक है ना, जिसको रजिस्टर कराया जाता है रजिस्ट्रार के पास जाके कंपनी के. इट हैज़ टू फॉलो द प्रिवेलिंग कंपनीज एक्ट. इनको जो भी कंपनीज का एक्ट रहता है वो फॉलो करना रहता है. इन इंडिया मोस्ट कंपनीज आर रजिस्टर्ड अंडर दी. इसमें इंडिया में ज़्यादातर कंपनियाँ इससे अकॉर्डिंग रजिस्टर रहती है. जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, गोदरेज प्राइवेट लिमिटेड. अब देखो प्राइवेट गोदरेज पीवीटी मतलब ये प्राइवेट लिमिटेड और सिंपल लिमिटेड मतलब पब्लिक कंपनी है ये. अब लाइबिलिटीज़ कैसी होती है कंपनी की, लिमिटेड का. अब देखो लाइबिलिटीज़ के बेसिस में देखा जाए तो कितनी तरह की कंपनी होती है. फर्स्ट होता है लिमिटेड कंपनी. लिमिटेड कंपनी में क्या रहता है, जो शेयर होल्डर और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं उनकी लाइबिलिटीज़ कैसी होती है, लिमिटेड होती है. कैसे, लिमिटेड कंपनीज में. द लाइबिलिटी इन लिमिटेड कंपनी अप टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स. वही सच कंपनीज में भी पब्लिक कॉर्पोरेशन और प्राइवेट. ऐसी कंपनी पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है. अनलिमिटेड कंपनीज. अब इसमें क्या है, इसमें शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी कितनी थी, लिमिटेड थी. अब अनलिमिटेड में क्या रहता है, शेयर द लाइबिलिटी ऑफ जो मेंबर्स और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटीज़ कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है, ठीक है ना. विच मीन्स दे विल बी रिक्वायर्ड टू पे डेब्ट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम देयर प्राइवेट प्रॉपर्टी. और उनको अपने प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को भी पे करना पड़ सकता है जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ठीक है ना. अब कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. एक तो लिमिटेड हो गया, फिर अनलिमिटेड होगा. अब लिमिटेड होगी बाय गारंटी से. इसमें क्या होगा, सच कंपनीज आर फॉर्म टू promote art, literature, sports, education, religion, etc. The main source of finance for such companies is entrance and subscription fees, donation, grants, etc. ऐसी तरह कंपनी की. इसमें क्या होता है, the member of such company give a guarantee to pay fixed sum of money at the time of liquidity. इसमें जो मेंबर्स होंगे ऐसी कंपनी के जो लिमिटेड बाय गारंटी होती है, ऐसे कंपनी के जो मेंबर रहते हैं वो गारंटी देते हैं कि कंपनी के लिक्विडेशन बंद होने के टाइम हम इतना अमाउंट आपको पे, मतलब कंपनी को पे करेंगे. अब ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. ओनरशिप में पहली क्या होती है, प्राइवेट कंपनीज. प्राइवेट कंपनीज क्या होती हैं,
जो रजिस्टर द राइट टू जिसको जो अपने शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शन होती, रोक रहती है प्राइवेट कंपनीज में, ठीक है ना, अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक है। फिर क्या इसमें लिमिटेड होती है नंबर, 200 से ज़्यादा मेंबर्स वो रख नहीं सकते, लिमिटेड होता है, ठीक है ना। और इसमें जनरल पब्लिक को ये अपने कंपनी में शेयर होल्डर बनाने के लिए मतलब इशू भी नहीं कर सकते, जनरल पब्लिक को ये इनवाइट नहीं कर सकते हैं कि आपके कंपनी के आके शेयर खरीदें, कैसी, प्राइवेट कंपनी में। और पब्लिक कंपनी क्या होता है, पब्लिक कंपनी इज डेफिनेशन ऑफ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। और पब्लिक कंपनी क्या है, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है, ये इसकी डेफिनेशन है बस। कंपनी विच आर नॉट प्राइवेट विल बी ट्रीटेड एज पब्लिक, जो कंपनी प्राइवेट नहीं है उसको पब्लिक की तरह ट्रीट किया जाएगा। पब्लिक कंपनीज कैन हैव एन अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ मेंबर। अब इसमें क्या रहता है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स रहते हैं। देखो अब कुछ लोग ये मत समझ लेना कि पब्लिक बोल रहा है मतलब ये गवर्नमेंट कंपनी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्राइवेट लोग ही चलाते हैं, मतलब गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं रहता। बस पब्लिक कंपनी में ये रहता है कि बाहर के लोगों को ये इनवाइट कर सकते हैं, आप हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदो। और प्राइवेट कंपनी क्या करते हैं, ऐसे इन्विटेशन नहीं कर सकते। तो पब्लिक कंपनी क्या होता है, इसमें आप कितने भी मेंबर रख सकते हो, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, इसमें सिर्फ 200 रखने थे, इसमें बिल्कुल भी कोई लिमिटेशन नहीं है। पब्लिक कैन हैव अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स एंड कैन इनवाइट द पब्लिक टू और ये इनविटेशन भी दे सकते हैं पब्लिक को कि सब्सक्राइब करें शेयर्स और डिबेंचर्स के लिए, ठीक है ना। और मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड इज 7, और कम से कम 7 होने चाहिए, कम से कम में नंबर 7 और ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी रखो। अब आई गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है ना, प्राइवेट पब्लिक देन गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी में क्या होता है, एज पर सेक्शन 617 of Companies Act, a company is regarded as a government company if not less than 51% of its paid up share capital is held by the central government or by one or more state government and partly by both। अब देखो गवर्नमेंट कंपनी को होगी, जो भी कोई भी कंपनीज हो उसके अगर 51% शेयर्स गवर्नमेंट के पास हैं तो वो कैसी कंपनी कहलाएगी, वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी, जिसमें क्या लिखा है, इफ़ नॉट लेस देन 51% ऑफ इस पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास जो होती है उसको पब्लिक कंपनी बोला जाए, गवर्नमेंट कंपनी बोलते, ठीक है ना। अब क्या अपना आता है फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी में क्या होता है, एज पर सेक्शन 591 कंपनी डैट इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ऐसी कंपनी जो रजिस्टर है इंडिया के बाहर एंड हैज़ एन इस्टेब्लिश्ड प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, जो इंडिया के बाहर रजिस्टर हुई है और उसकी अच्छी खासी इस्टेब्लिश प्लेस है कहाँ, इंडिया में, जो कि फॉरेन कंपनी इज कॉल्ड फॉरेन कंपनीज, ठीक है। मतलब जो बाहर की कंपनियां हैं और वो इंडिया में अच्छा खासा चल रही हैं, इस्टेब्लिश है इंडिया में, वैसी कंपनीज को फॉरेन कंपनी बोला जाता है, ठीक है ना। अब ये अपना होल्डिंग के बेस में आया, तो होल्डिंग के बेस में क्या होता है, होल्डिंग कंपनीज वन विच कंट्रोल द वोटिंग राइट्स ऑफ अनदर कंपनी। अब होल्डिंग कंपनी क्या होती है, वो कंपनी जिसके पास वोटिंग राइट्स होते हैं दूसरे कंपनी के। ऐसा होता है ना, कोई बड़ी कंपनियां जो रहती हैं वो छोटी कंपनियों के शेयर होल्डर्स बन जाती हैं, ऐसा भी रहता है, पर्सन तो रहते ही रहते हैं, वो कंपनी भी कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाते हैं ऐसा। तो होल्डिंग कंपनी किसको बोला जाएगा, वो कंपनी जिसके पास कंट्रोल रहता है वोटिंग राइट्स का अनदर कंपनी का, एंड विच होल्ड्स नॉट लेस देन 51 ऑफ पेड अप कैपिटल, और जो कितने होल्ड और जिनके पास 51 पेड अप कैपिटल होती है, ये होल्डिंग कंपनी होती है, ठीक है। अब सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, सब्सिडरी कंपनी इज वन विच इज कंट्रोल बाय द होल्डिंग कंपनी। अब सब्सिडरी कंपनी वो होती है जिसको होल्डिंग कंपनी कंट्रोल करती है, ठीक है ना। ये होता है, ये डिफरेंस आपको अब ये कर लेना, डिफरेंस कंपनी और पार्टनरशिप के बीच में, ठीक है। कम से कम इसमें कितने 5-6-7 पॉइंट तो आप कम से कम इसके कर लेना डिफरेंस के, ठीक है ना। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन अ प्राइवेट कंपनी एंड अ पब्लिक कंपनी, ये भी देख लेना, प्राइवेट और कंपनी उसके बीच में, ठीक है।